जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी वेल, और यह पहला ही वीडियो है। आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये बता रहे हैं, और बस आज के बाद मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए है। 60 दिन रह गया है, 60 डे रह गया है हम लोगों का पेपर। 17 नवंबर से दे दिया गया है, ठीक है ना। तो भौतिक विज्ञान का है, यांत्रिकी से यह लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते रहिए भी। जैसे मान लीजिए किसी के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहता नहीं है, तो देखिए क्या होता है कि साथ में याद रखिएगा दो चीज, बुक पढ़ेंगे लुसेंट का और उसी के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पढ़िए। तो हम यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे उपलब्ध करा दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, और इसका आंसर भी बता देंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिएगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो अच्छा करिएगा, और ध्यान देते रहिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। यह दो कार्य जूल जो होता है दो चीज का मतलब होता है। एक होता है कार्य का मात्रक जूल होता है, और यह ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। तो याद रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यांत्रिकी से हम पढ़ रहे हैं तो यह मात्रक में ही आएगा, और हर एक पेपर में एक या दो जरूर पूछ देता है, एक तो जरूर पूछ देता है मात्रक से। तो ध्यान रखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन को, ठीक है ना। फिर अगले कंटिन्यू हम डेली एक ये वीडियो डालते रहेंगे, और आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन लगाते रहिएगा, पढ़ते भी रहिएगा, जैसे कि सब्जेक्टिव पढ़ते भी रहिएगा और ऑब्जेक्टिव को देखते रहिएगा। यहाँ से कहीं भी रहेंगे कान में लगा करके लिए आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे इस चीज़ को। आज हम बस ये वीडियो में बता रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए आगे। क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। याद रखिएगा, दूरी की इकाई है, तो इसका आंसर ए सही होगा। निम्नलिखित में से जड़त्व की माप किसमें किया जाता है? ठीक है ना। जड़त्व की जो माप होती है, देखिए जड़त्व की जो माप होती है द्रव्यमान से ही किया जाता है, द्रव्यमान से ही किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। 4 दिया हुआ, देखिए 4 क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। यह क्या दिया हुआ है? तो यह मात्रक है, और मात्रक भी है, और उसका किसका कौन सा मात्रक है, ठीक है, राशियां हैं। देखिए उच्च वेग को होता है मैक का, ध्यान रखिएगा, उच्च वेग मैक का होता है, तरंग एंगस्ट्रॉम का होता है, और दाब का पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 यानी कि सी हो गया। लगातार 1 2 3 4 सही है, तो इसका आंसर 4 का होगा सी। चलिए आगे देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक राशि और इकाई है, तो इसको भी मिलान करना है। दूरी का, पदार्थ का मात्रा का, विद्युत आवेश की मात्रा का, ऊर्जा का। तो याद रखिएगा क्या है दूरी का मात्रा क्या होता है। देखिए मोल किसका होता है? तो मोल होता है पदार्थ की मात्रा का, ठीक है ना। मोल दूरी जो होता है, दूरी अभी पढ़े हैं, प्रकाश वर्ष का होता है दूरी। और एक ऊर्जा का देखिए, तो देखिए यहाँ विद्युत आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलाम होता है, और ऊर्जा का होता है वाट घंटा। तो ऊर्जा का एक वाट घंटा भी होता है, एक जूल भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो क्या है बीमीय है, बीमीय सूत्र है वाट घंटा, ठीक है ना। और यहाँ दूरी के लिए हो ही गया, तो इसका आंसर ए का सी। देखिए ए का 3 यानी ए में कौन सा 3 है? तो ये दोनों में ये है, तो यानी ए और बी दोनों हो सकता है। इसमें भी देखिए ये दोनों में है। अब आप बी और सी को देखना है, तो बी और सी का क्या है? पदार्थ का मोल बी का 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर ए सही होगा। साथ में हम आपको इसका पीडीएफ भी देंगे, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूची 1 को भौतिक राशि और सूची इकाई को भी मतलब कि दिखाना है, यहाँ पे भी बताना भी है कि भौतिक राशि का इकाई क्या होता है। तो इसका आंसर देखिए त्वरण, बल, कार्य और आवेग। अब देखिए कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है कि आप लोगों को, जैसे मान लीजिए एक चीज ध्यान रखें, बल का न्यूटन होता है, ठीक, तो एक मिला लिए। अब देखिए यहाँ पे बी का 1 हो गया, बी में 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 में 2 आ गया, यानी कि इसी दोनों में से कोई होगा। आंसर देखिए इसी दोनों में से किसी का होगा, ठीक है। चलिए तो क्या होगा? कृत्य कार्य का जूल होता है, कृत्य कार्य का जूल होता है, तो यानी कि सी का 1। अब देखिए इसकी साथ में ये नहीं होता, ये है नहीं, ये इसका मतलब ये है। तो समय बचाने के लिए यहाँ पे टिक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर मान लीजिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसका मात्रक ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, आवेग का न्यूटन और सेकंड होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 6 का आंसर डी हो जाएगा। आगे लिखिए, निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं है। याद रखिए मात्रक नहीं है पूछ रहा है, तो जो प्रकाश वर्ष है मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं है। ये चंद्र और दिवस है, यानी कि 6 माह हो गया, चंद्रमा हो गया, यह सब प्रकाश समय के मात्रक हैं, और प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। चलिए आगे पार्सेक 8 देखेंगे। दूरी किस समय की दिया है कि पार्सेक किसकी इकाई है। तो दूरी किस समय की, प्रकाश की चमक की और चुंबकीय बल की। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी, आंसर ए सही होगा। निम्नलिखित में से दिया है कि सुमेलित नहीं करना। अब देखिए क्वेश्चन में बहुत जगह में आ देता है सुमेलित नहीं, आदमी यहाँ पे ध्यान नहीं देता है। तो नहीं है मतलब कि इसमें से 3 है, एक नहीं है। तो याद रखिएगा यह बहुत जरूरी होता है। देखिए डेसिबल का ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता का, शक्ति की इकाई का, समुद्री मील नौ संचालन के में, और दूरी की इकाई में, सेल्सियस का उष्मा की इकाई में, ठीक है। तो इसका आंसर सेल्सियस हो जाएगा। सेल्सियस की उष्मा की इकाई नहीं होती है, सेल्सियस होता है। सेल्सियस जो होता है
केल्विन माना जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर डी सही होगा कि ऊष्मा की इकाई नहीं होती है सेल्सियस, ठीक। आगे, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो देखिए, ये इसको याद करने के लिए देखिए, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, इसी दोनों में से कोई होगा, तो इसका आंसर बी सही है। ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स 3 ठे हैं, याद रखिएगा। लॉ है आधा, ये तो ये सब 3 थे, तो ल्यूमेन में कितना हो गया? तो 3 शब्द, तो याद रखिएगा बी सब सही होगा। क्यूरी, क्यूरी क्या है? तो क्यूरी इकाई का नाम क्या है? तो रेडियो धार्मिकता बोलते हैं इस पर, तो ए आंसर सही होगा। इसका जूल होता है। उष्मा का मात्रक, उष्मा का जो होगा, ये तो हीट हो गया ना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, पास्कल, दाब का पास्कल होता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। आर्द्रता क्या होता है? आर्द्रता जो शरीर, जो वातावरण में आर्द्रता वाहिका में क्या बोलते हैं उसको, नमी पाई जाती है, उसको आर्द्रता बोलते हैं, ठीक है ना। तो दाब का पास्कल हो गया, इसका आंसर बी सही होगा। आगे कैंडेला, देखिए अब इसको कभी कभी यहाँ पर देखिए 2 चीज दिया, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। तो इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है 13 का आंसर। देखिए कैंडला, जैसे हम कंडील जलाते हैं ना, उसमें ज्योति आता है और तीव्रता रहती है, आंख से उसको हम देखेंगे तो तीव्र हमारी आंखें हो जाएंगी, तो उसको जानिए कि ज्योति तीव्रता है। फ्लक्स में है किसका है? तो ल्यूमेन, अभी हम लोग इससे पढ़े हैं, इससे पहले वाले में पढ़े हैं, ठीक है। तो ल्यूमेन क्या है? तो ज्योति फ्लक्स का। और ज्योति तीव्रता जो होती है फ्लक्स का होता है, तीव्रता जो होता है कैंडेला का होता है, याद रखिए। तो इसका आंसर डी सही होगा। जूल, जूल किसका है? तो ऊर्जा जूल की मात्रक है। बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, ताप का केल्विन होता है, ठीक है ना। ताप का तापमान का सेल्सियस होता है, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है कि यह दिया हुआ है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, जैसे कि मीटर हो गया, लंबाई के लिए मीटर हो गया, लंबाई के लिए मीटर, ठीक है। तो इसी तरह से यह जो आया है, यह कब लागू किया गया था? 69 में, 1971 में, 1983 में, 1991 में। तो यह लागू किया था 1971 में, याद रखिए 1971 में लागू किया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी, तो कब लागू की गई थी? 1971 में, तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है हर्ट्ज, क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? अभी कूलम को देखे थे, कूलम भैया क्या बोलते हैं इसका, यह है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा, 17 का ए, इसका आंसर ए सही होगा। यह है कि पद्धति, एसआई पद्धति में लेंस का मात्रक यानी इकाई क्या है? तो डायोप्टर होता है, तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है डेसिबल को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल यानी कि डीबी जो बोलते हैं, डेसिबल इसको बोलते हैं। जैसे देखिए हम लोग इस समय नॉर्मल हम बोल रहे होंगे तो 50 डेसिबल या 50 या 55 से हम बोल रहे होंगे, यह डीबी में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो डीबी में ही उसको मापा जाता है। तो ध्वनि की, जैसे वातावरण में हम बोल रहे हैं ना, तो उसका वातावरण में इसका आवाज कितना है, तो यही ध्वनि का, जो वातावरण में ध्वनि का है, उसी को हम नापते हैं डेसिबल में। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर करंट का मापने के लिए इकाई होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एम्पियर जो होता है करंट को मापने के लिए होता है, तो इसका आंसर भी सही होगा। यंग प्रत्यास्था एसआई मात्रक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे 22 देखेंगे कि निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय नहीं है? यानी कि ये नहीं पे बहुत ध्यान जोड़ना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका आंसर, अब मान लीजिए यहीं तक पढ़े, विमीय सूत्र नहीं है, नहीं ध्यान दिया है, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा तुरंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का बल और दाब का विमीय सूत्र नहीं है। आगे एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय जो इकाई होता है, यह होता है सूर्य। जैसे सूर्य है, मतलब यहाँ पे सूर्य जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी होती है ना, उसी में, तो जो सूर्य है और पृथ्वी है, इसमें से जो प्रकाश आता है, तो कितने सेकंड में आता है, उसी को खगोलीय इकाई बोलते हैं, ठीक है ना। तब याद रखिएगा, सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली जो बीच की दूरी है ना, जो दूरी है, कितने सेकंड में दूरी चलता है, जो दूरी होती है, उसी को हम लोग खगोलीय इकाई बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अबीमीय राशि है? अबीमीय मतलब कि जिसका बीमा नहीं है, बीमी है तो इसका आंसर विकृति हो जाएगा, या श्यानता गुणांक हो जाएगा, गैस नियतांक हो जाएगा, प्लांक नियतांक हो जाएगा। तो 24 का आंसर विकृति है, इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? याद रखिएगा, एक सदिश राशि नहीं है। तो भी से जो अक्सर भी से और बस होता है, तो संवेग, संवेग भी हो गया, कोणीय वेग, इसका आंसर डी सही होगा। जो द्रव्यमान है, यम से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान जो होता है वह सदिश राशि नहीं होता है।
एक और पूछता है विद्युत आवेश भी पूछता है, ठीक है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। ये अदिश राशि और सदिश राशि को एकदम कंठस्थ याद रखिएगा। अदिश राशि कौन सी है? देखिए बल, आघूर्ण है, संवेग है, उपयुक्त सभी है, ऊर्जा है, तो इसका आंसर 26 का आंसर ए हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग जो है सदिश राशि है, कार्य, दाब और ऊर्जा जो है यह अदिश राशि है। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? सदिश नहीं है, यानी कि सदिश नहीं है, एक को छोड़कर के सब होंगे, यानी कि वेग जो है वेग सदिश है, विस्थापन भी है, बल, आयतन। अब देखिए इसमें से कौन सा सदिश नहीं है? सदिश नहीं है, यानी कि एक इसमें से सदिश नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा आयतन। आयतन देखिए इसमें भी ब है, ब है, ब है, ठीक, आयतन में नहीं है, तो ये भी वाला जो है ना, वो वाला याद रखिएगा, थोड़ा सा ब वाला भी याद रखिएगा, इन दोनों को याद रखिएगा तो आपको 90% आप सही कर देंगे। ठीक, देखिए सदिश राशि कौन सा है? तो बेग ये वाला है, आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? परिमाण नहीं है, परिमाण, व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन और चाल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बी हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट देखेंगे दिया हुआ है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण का देखिए अगर यह जो है होता है, जैसे देखिए त्वरण क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे कि यहाँ पर वेग था, उसके बाद से जो वेग यहाँ पे आया उसका अंतर होगा, कितने सेकंड में अंतर होगा, उसी को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु चली और यहाँ से आई गई ऊपर से नीचे, तो यहाँ जो वेग है और यहाँ जो वेग है, इन दोनों का अंतर जो समय t समय से लगेगा, तो उसी को हम लोग करेंगे त्वरण। इसका वेग और इस वेग का अंतर बटा टी, तो इसका आंसर टी कौन सा है? तो प्रारंभिक वेग यानी अंतिम वेग में जितना अधिक होगा, जैसे मान लीजिए अधिक या कम होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का ई हो जाएगा, इसका आंसर ए सही होगा। यानी कि अंतिम वेग भी से प्रदर्शित करते हैं, भी से, और प्रारंभिक जो वेग होता है यू से प्रदर्शित करते हैं और टी से भाग दे देते हैं, यह त्वरण आ जाएगा। तो त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, एक्सीलरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह हो गया प्रारंभिक वेग और यह हो गया अंतिम वेग। नहीं, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग हटाया जाएगा ना। देखिए याद रखिएगा यू भी, यानी कि जो यू है यह यू और भी, ठीक, तो यह प्रारंभिक वेग हो गया, यह अंतिम वेग हो गया। मतलब कि जैसे हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, इसको यू रखेंगे कभी बी रखेंगे। तो एबीसीडी में जैसे हम लोग पढ़ते हैं यू भी, यानी कि प्रारंभिक वेग यू हो गया और भी अंतिम वेग हो गया, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देना है और बटा टी से भाग दे देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए आगे देखेंगे 32 है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? देखिए वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल, यानी कि संवेग और वेग का जो अनुपात होता है, संवेग और वेग, यानी कि देखिए यम भी होता है, संवेग किसको कहते हैं? तो यम भी होता है, और वेग हो गया भी, यानी कि इसके अनुपात को यम यानी कि द्रव्यमान बोलेंगे इस हिसाब से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। याद रखिएगा संवेग क्या होता है? तो संवेग का मात्रक होता है, मतलब ये होता है m इंटू भी, मतलब कि द्रव्यमान गुणे वेग, और वेग का भी से डिनोट करते हैं, तो भी से अब इन्हीं को अनुपात से कर दीजिए, तो इससे कटाएंगे तो यह आ जाएगा। तो यह एक अच्छी चीज है, आप लोग को समझ गए, तो इसका आंसर सी सही होगा। देखिए प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो यह कोणीय गति का होता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने से दोनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? जिससे देखिए यहाँ पे थी, मतलब यहाँ लोड था, यह थोड़ा सा नजदीक आ गई, ठीक, तो आवर्तकाल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये दूरी है तो उसको बढ़ जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक चीज और, मान लीजिए यहाँ से यहाँ दूरी है, यहाँ से चल रही है झूला पे, ठीक, थोड़ा सा ये ऊपर आ गई, मतलब कि ये यहाँ पे खड़ी हो गई, मतलब यहाँ बैठी थी यहाँ पे खड़ी हो गई, जब खड़ी हो गई तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा चार्ज, ठीक, आवर्तकाल जो होगा कम हो जाएगा, तो इसका आंसर ये सही होगा। हम अधिक बोल दिए थे, गलत, थोड़ा सा जो त्रिज्या है ना वो कम हो जाएगा, ठीक, इसीलिए कम हो जाएगा, ठीक है। आगे 32 के बाद 34 देख लिए। 35 देखिए, दिया हुआ है कि घूर्ण गति एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो कोणीय जो वेग का प्रभाव क्या पड़ेगा? जैसे मान लीजिए किसी वस्तु जैसे गोल है, उसी पे आकर के कोई बैठ जा रहा है, जिससे घूम रहा है उस पर बैठ गया, तो उसे तो वजन पर डाल दिए, तो उसका वजन हम कम करेंगे ना, जब वजन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा कम हो जाएगा, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, किसी चलती हुई वेग को दोगुना कर दिया जाए, उस पे चाल में क्या होगा? देखिए वेग क्या होता है? v, ठीक। अब देखिए v स्क्वायर कर दिया, दो गुना कर दिए, यानी कि दो गुना का मतलब कि 2v हो गया, यानी कि 2v, ठीक। मैंने जो चाल था v वेग से चल रहा था तो v दो गुना कर दिए। अब कह रहा है कि देखिए दो गुना कर दे तो उसकी चाल क्या होगी, मतलब कि उसकी चाल क्या होगी? तो वेग क्या हो जाएगा? देखिए कार्य क्या होता है? कार्य का मतलब mv, जैसा कि उसका चाल होगा mv। तो देखिए गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा चारगुनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? कार्य दो प्रकार के होते हैं, कार्य जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और दूसरा होता है स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा, ठीक। तो गतिज ऊर्जा का क्या आता है? तो एम भी 1/2 mv स्क्वायर होता है, mv स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा। पहले जैसे मान लीजिए गतिज ऊर्जा, यानी कि पहले था गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा याद रखिएगा, पहले गतिज ऊर्जा क्या था? तो mv 1/2 mv स्क्वायर था, mv स्क्वायर। और दूसरी बार जब इसको हम लोग mv को बढ़ा दिए, मैंने v को बढ़ा दिए थे, यानी कि 2v को बढ़ाया ना, बस स्क्वायर हो गया mv 1/2। अब देखिए यह गतिज ऊर्जा का है 1/2, यह बढ़ गया ना। अब देखिए यानी कि 2 दूनी के 4 v स्क्वायर, यानी कि देखिए यहाँ पे 4v स्क्वायर हो गया ना इसका मान इस समय। और यह वाला हो गया 1/2 गुणे mv यह। अब देखिए यह 4 हो गया ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ आने में, अब इसको अच्छे से लगाते हैं। देखिए यह जो हो गया प्रथम हो गया 1/2 mv, 1/2 mv, और कोष्ठ में 2v स्क्वायर, यही मान है ना। तो अब जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यह मतलब खुलेगा। देखिए क्या होगा 1/2 m, और यह हो गया 2 दूनी के 4 v स्क्वायर, यानी कि हमारा ये 4 गुना बढ़ गया ना। ये तो mv है, ये है, तो इससे यह 4 गुना बढ़ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा ये बहुत ही पूछता है। और कहाँ से पूछता है यह, बस आप लोगों को जो क्या बोलते हैं फिजिक्स में एक ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में सबसे ज्यादा सूत्र पूछा जाता है। सूत्र से ही अगर ये जो परिभाषा निकला है सूत्र से ही निकला हुआ है, तो याद रखिए, ठीक है। आगे देखेंगे 37 नंबर दिया हुआ है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में, द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि देखिए द्रव्य का जो मान होता है ना, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे पृथ्वी पे हो, पृथ्वी पे या चंद्रमा पे, ठीक, चंद्रमा पे, इन दोनों का भार, द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान, द्रव्य का जो मान होता है समान होता है इन दोनों पे, लेकिन वहीं पे भार का अंतर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 kg पृथ्वी पे, तो यह जा करके चंद्रमा पे 1 kg का हो जाएगा, 1 kg का। भार में अंतर तो होगा, ठीक है। और द्रव्य का मान मतलब क्या होता है? द्रव्य का जो मान होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे 1 kg है भार, तो इसमें 1 kg में जैसे यहाँ पे हम कोई चीज 1 kg रख दिए, तो इसमें पृथ्वी का जो दबाव है ना वो भी है साथ में, और एक पिंड का जो दिया हुआ है उसमें द्रव्यमान, मान लीजिए कि उसका द्रव्य का मान जो है 100 है, ठीक। यहाँ पे उसके पृथ्वी का मान जो गुरुत्व त्वरण की वजह से खींच रहा है, तो ये 100 kg है, यहीं पे जब जाएगा तो ये 1/6 हो जाएगा, 100 का 1/6 चंद्रमा पे जाएगा, तो भार का अंतर नहीं हो, भार अंतर हो जाता है और द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो इसका आंसर बी सही होगा, बी। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखेंगे 38 है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक उसमें वहाँ कोई बल, ये प्रथम नियम है, जड़त्व का जो नियम बोलते हैं प्रथम नियम। तो इसका आंसर ये सही होगा। न्यूटन के तीनों गति को याद रखिएगा। एक होता है किसी भी वस्तु या गतिशील, माने कोई भी वस्तु या तो स्थिर है या तो गतिशील है, उन पर अगर कोई बाह्य बल न लगे तो वो अपने दिशा में तक कोई परिवर्तन नहीं होता है। माने अगर चल रही है तो चली जाएगी, रुक जाएगी, माने स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उसका ऊपर का माने कोई बल न लगाएगा। तो यह गति का नियम है और यह प्रथम नियम है, और न्यूटन ने यह प्रथम नियम दिए थे। तो इसका आंसर ए सही होगा। 39 देखिए, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होगा, बल के प्रभाव में स्वतंत्र होता है या शून्य होता है। तो 39 का आंसर जो हो जाएगा ए होगा, 39 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया में संबंध बल जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया में, तो क्या होता है? हमेशा एक वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होना चाहिए, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु दिशा समान होना चाहिए। तो जैसे क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इसे कर रहे हैं तो दोनों ओर से क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है ना, ठीक है। जैसे यहाँ से झटका मारेंगे तो आएगा, तो दोनों प्रतिक्रिया, तो क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर होगा,
जैसे कोई भी वस्तु भिन्न भिन्न वस्तु पे होगा, अलग अलग वस्तु पे, जैसे गोली या तो शीशा पे हम लोग मार रहे हैं ढेला, या कंकड़ मार रहे हैं, या गोली से किसी वस्तु को मान रहे हैं, तो वह भिन्न भिन्न वस्तु है और क्रिया प्रतिक्रिया करेगा वो, जिससे कि आगे जाएगा मतलब लड़ेगा, वो वापस आ जाएगा कुछ दूरी पर, ठीक। तो क्रिया प्रतिक्रिया करेगा वो हमेशा भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। आगे 41 प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया में दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का तीसरा नियम है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना, जैसे हम लोग मतलब इस तरह तैर रहे हैं तो पैर को छप्पा मारते हैं ना, तो यह तृतीय नियम का कार्य करता है। जैसे कि पानी है, पानी पे हम लोग छप्पा मारते हैं गोल का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे कोई पिंड तब तक विरामावस्था में नहीं बना रहता जब तक उसका कोई बड़ा बल, एक न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का जो नियम है ना, किसी विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उसका कोई वाह बल नहीं कार्य करता है, तो इसका आंसर ये सही होगा, न्यूटन का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, बल की जो परिभाषा आती है न्यूटन के किसके नियम से? तो प्रथम नियम से आती है बल का नियम, ठीक है। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिसके वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसका जड़त्व बोलते हैं, तो 45 का आंसर भी हो जाएगा, जड़त्व होगा। आगे न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। बल का भी परिभाषा देता है प्रथम, ठीक है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? बल किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों पर पृथ्वी के आरोपित बल, और तो जिसे वह जब भी क्या करेगा? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, उसका पैर इससे पर ये उल्टा हो रहा है ना, जैसे घोड़ा यहाँ पे डाला तो इसका बल, तो इस पृथ्वी जो है स्थिर है, यह बल डालेगी उसके पैर पे, ठीक है। तो इसका आंसर डी सही होगा। 48 है क्वेश्चन की, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लग जाती है, तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे दिशा में गिरते हैं, उसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ब्रेक लगाया जाता है तो वह आगे की ओर घुस जाता है, तो प्रथम जड़त्व का जो नियम आता है उसी पे आता है, तो इसका आंसर पहला नियम हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, तृतीय नियम से रॉकेट का जो सिद्धांत जो कार्य करता है वह न्यूटन के तीसरी नियम के अनुसार कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्व से गिरने वाले आशंका का कारण क्या है? विराम जड़त्व जो होता है, जड़, और ऑप्शन दिया हुआ कि जड़ता गुण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, और तीसरा गति का तीसरा नियम, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विश्राम जड़त्व होता है। तो आज हम लोग पढ़े स्टडी वेल पे भौतिक विज्ञान का यांत्रिकी में 50 क्वेश्चन जो इल्यूशन से है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।